दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों, क्या आप टूरी यात्रा का मन बना रहे हैं या टूरी घूमने जा रहे हैं? अगर हाँ तो चलिए हम आपको आज बताते हैं कि टूरी घूमने के लिए सबसे परफेक्ट क्या रहेगा। देखिए, अगर टूरी घूमने के लिए मन बना रहे हैं तो पुरी में 2 रात का आप होटल ले सकते हैं जिसमें आप पूरा टूरी घूम सकते हैं। और इस दरमियान में हम बताते हैं कि अगर आप उड़ीसा पथ परिवहन निगम का बस लीजिएगा तो आपको लगभग 1150 रुपया में 1200 रुपया में 2 आदमी का सफ़र हो जाएगा एसी बस से। तो चलिए वहाँ से जिससे हम लोग आए हैं, आज हम आपको पुरी का टूर का 3, एक कोणार्क सूर्य मंदिर, दूसरा विश्व शांति स्तूप और तीसरा नंदन कानन जैविक उद्यान, हम 3 जगह आपको घुमाते हैं जो पूरी टूर का मेरा सबसे बेहतरीन रहा जहाँ तक मैं समझता हूँ। देखिए, ये है कोणार्क सूर्य टेम्पल। जी हाँ, ये विश्व प्रसिद्ध है और ये यूनेस्को ने इसे संरक्षित किया है। और हालांकि पूजा तो यहाँ नहीं होता है, लेकिन मंदिरों से कम भीड़ भी यहाँ नहीं होती है। एक एक पत्थर जो है यहाँ का, एक एक पत्थर जो लोगों को ये संदेश ये बता रही है कि यहाँ क्या कुछ था। पूजा नहीं होने के पीछे का मेन कारण ये है कि ऊपर का गुंबद जो है ना वो टूट गया। टूट जाने से मंदिर है जो विखंडित हो गया और अंग्रेज के समय में ऊपर रखा हुआ था। लोग कहते हैं यहाँ की बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ था जो कि समुद्र की जहाज को भी नियंत्रित कर लेता था ये। और ये पूरा पत्थर जो है ना, ये मैग्नेट से चिपका हुआ था और कहीं इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है और चुंबकीय मात्रा है इन पत्थरों में, जैसा कि लोग कहते हैं। और जिसके कारण है ये आज सारे लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, लेकिन पूजा नहीं होता है। लेकिन मंदिरों से कम भी इसकी प्रसिद्धि नहीं है। कोणार्क सूर्य टेम्पल के नाम से ये मशहूर है। नवंबर दिसंबर में यहाँ कोणार्क फेस्टिवल भी होता है जहाँ विश्व के जाने माने लोक नृत्यक जो होते हैं, गायक जो होते हैं, वो यहाँ आते हैं। दोस्तों, अभी हम कोणार्क सूर्य टेम्पल में ही हैं और कोणार्क सूर्य टेम्पल बचपन से ही मेरी यादें, मेरी जिज्ञासा थी कि कोणार्क सूर्य टेम्पल को देखा जाए। मैंने किताबों में पढ़ा बचपन में, तो आज वो अधूरी जो मन थी, उसकी ख्वाहिशें जो थी वो पूरी हुई और कोणार्क सूर्य टेम्पल के प्रांगण में हम हैं और वहीं से आप ये वीडियो को आप देख रहे हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? तो मुझे ये पता चले कि यहाँ तक मेरा वीडियो पहुँचा और यहाँ तक के लोग हमारे वीडियो का समर्थन करते हैं। दोस्तों देखिए, कोणार्क सूर्य टेम्पल का इसका पहले बाहर का भाग देखिए कितना बेहतरीन है और कितना ऊंचा में इसे बनाया गया है। कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि समुद्र की लहर कोणार्क टेम्पल तक पहुंचेगा और उसी को ध्यान में रख करके इस टेम्पल की जो ऊंचाई है ये रखी गई है। लोग ये भी कहते हैं कि जिस दिन समुद्र की लहरें यहाँ तक पहुँचेगी, पृथ्वी समाप्त हो जाएगा या फिर पूरी जो है वो समाप्त हो जाएगा, समुद्र में डूब जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। और देखिए, अब जो भी हो, अब देखिए इसका प्रांगण कितना शानदार है। और ये भी बात सही है कि अगर समुद्र की लहर वहाँ से यहाँ पहुँचती है और उसके बाद इतना ऊंचा इसका बेस है, अगर इसको टच कर देता तो निश्चित रूप से बहुत कुछ होने वाला है। आप देखिए इसका बेस देखिए, चक्का के बाद इतना ऊंचाई पर मंदिर है, आप अंदाज लगा सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये आप सब देख रहे हैं, ये कोणार्क है, मंदिर है और सूर्य टेम्पल इसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। दोस्तों, इसे बनाने में 12 वर्ष लगे थे और 12,000 कारीगर प्रतिदिन काम करता था यहाँ। और 12,000 स्वर्ण डॉलर मुद्रा जो है, 12,000 स्वर्ण मुद्रा उस समय बनाने में खर्च हुआ था।
देखिए बाहर के तरफ से थोड़ा मंदिर के बाहर से हम इसका लुक आपको दिखला रहे हैं, तो देखिए आपको कैसा लग रहा है। निश्चित रूप से आप इसे देख करके आपका मन जो है ना वो गदगद हो गया होगा कि कितना आकर्षक, कितना शानदार हमारा ये क्षेत्र है। और हमारा ये उड़ीसा राज्य में है और ये उड़ीसा राज्य के पूरी जिला में अवस्थित है। किलोमीटर में बात किया जाए तो ये पुरी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से भुवनेश्वर भी लगभग 28-30 किलोमीटर है। अब इसके बाद देखिए इधर चलते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान सूर्य की पत्नी का यह मंदिर समर्पित है और उसी को लोग देखने जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। हालांकि मूर्तियाँ अब है कहाँ, मूर्तियाँ तो है नहीं है, लेकिन दीवारों पर उकेरी गई जो मूर्तियाँ हैं बस वही, और बाकी जो मूर्तियाँ हैं इसे यहाँ से उठा करके पूरी जो मंदिर है वहीं पर शिफ्ट कर दिया गया है। पूजा पाठ वहीं होता है, यहाँ पर तो पूजा पाठ होता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए है, गेट लगा हुआ है। और देखिए वहाँ पर कुछ छोटी सी मूर्ति एक रखी हुई है, बाकी बड़ी जो मूर्तियाँ हैं वो सारा कुछ यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये था पूरी टूर का ये फर्स्ट सबसे ज़्यादा आकर्षक करने वाला, सबसे बेहतरीन हमें लगने वाला ये वीडियो जो कोणार्क सूर्य टेम्पल का आप देख रहे हैं। तो दोस्तों कोणार्क सूर्य टेम्पल का वीडियो बातें आपको कैसी लगी, इसका लोकेशन कैसा लगा, इसका जो परिदृश्य था वो कैसा लगा है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब आपको एक नए जगह लेकर के चलते हैं, वो नया स्थान लेकर के चलते हैं। वहाँ भी आप उस स्थान को भी जब आप देखेंगे तो आपका मन जो है ना रोमांचित हो जाएगा। तो चलिए आज अभी इसी में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम अपना अब रुख करते हैं, नेक्स्ट स्थान की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों अब हमारी गाड़ी यहाँ पर रुक गई है और यहाँ से हम चलेंगे विश्व शांति स्तूप को देखने के लिए। कहा कि वहाँ तक विश्व शांति स्तूप तक ये बड़ी गाड़ी नहीं जाती है, छोटी छोटी जो गाड़ियाँ हैं वही जाती हैं वहाँ पर। तो हम लोग यहाँ से गाड़ी को बदला है और देखिए अब यहाँ से हम पहुँचे हैं एक ऐसे स्थान पर, पहुँच रहे हैं ऐसे स्थान पर जहाँ विश्व शांति का संदेश मिल रहा है और मिलता है। लोग इसी को जानने के लिए, समझने के लिए यहाँ आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पहुँच गए विश्व शांति स्तूप, जहाँ कहा जाता है कि जब अशोक जो थे वो कलिंग विजय के बाद यहाँ की नदियों में सिर्फ खून ही बह रहा था, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अगर लोग कहते हैं कि अगर अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करते, अगर और अशोक का हृदय जो था वो द्रवित नहीं होता, नहीं पिघलता, तो वे विश्व विजेता का जो संकल्प किए थे वो पूरा हो जाता। लेकिन मन में कुछ और ही था और देखिए फिर उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में सम्राट अशोक और उनके पुत्र का और उनकी पुत्री का बहुत बड़ा योगदान है। संघमित्रा नाम था उनकी पुत्री का और बेटा का नाम महेंद्र था। महेंद्र ने श्रीलंका तक जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बहुत सारे जगह ऐसा गया जहाँ पर बौद्ध धर्म का कोई नाम नहीं जानता था, वहाँ प्रचार किया। और देखिए ये सब जो हैं वो बौद्ध धर्म का प्रतीक है, ये विश्व शांति स्तूप। इसे देखने के लिए भी काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। हम लोगों ने भी चप्पल वगैरह उतार करके यहाँ लोग खाली पैर चलते हैं और खाली पैर देखते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन गर्मी में बहुत तपता होगा नीचे। और देखिए इसका भी ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है थोड़ा, और यहाँ से बाहर का लुक बहुत शानदार है। हमारा राजगीर में भी जो विश्व शांति स्तूप बना हुआ है वो भी पहाड़ पर ही बना हुआ है और शायद पहाड़ पर लोकेशन जानबूझकर लिया जाता है ताकि इसकी सुंदरता और भव्यता जो है वो बरकरार रहे। और जब हम इस मंदिर में गए हैं तो वाकई असीम शांति का अनुभूति हुआ है। दोस्तों अगर आप उड़ीसा आ रहे हैं पूरी टूर पर तो आप इन मंदिरों में अवश्य घूमिए और 2 रात या अधिक से अधिक 3 रात आप रहिएगा तो पूरा आराम से जो है वो कवर हो जाएगा।
और ये सुंदरता के साथ साथ हरियाली का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। और पेड़ पौधे रहने से इसका वातावरण शुद्ध हुआ, शांत महसूस होता है। और थोड़े छाया भी मिलने की वजह से जो पर्यटन के लिए आते हैं, जो टूरिस्ट लोग आते हैं, वो यहाँ ठहरते हैं। अब बौद्ध धर्म में भाई पीपल का तो अलग ही महत्व है। कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पर पीपल आपको नहीं मिलेगा। पीपल पेड़ का एक खासियत ये भी है कि ये दिन और रात दोनों समय में ये ऑक्सीजन देता है। इसकी खूबसूरती का तो कहना नहीं है। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम आपको ले करके चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ आज से हजारों हजार वर्ष पहले जिसकी खुदाई हुई और वो आज भी विराजमान है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम उदयगिरी का। ये उड़ीसा राज्य में है। और देखिए यहाँ पर इस पहाड़ पर जब आए हैं हम, तो इतनी गुफाएं हैं कि आप गिनते गिनते थक जाइएगा। हर जगह आपको गुफा ही मिलेगा, हर जगह गुफा है। और गुफा की आकृति भी बहुत शानदार है। आप जितने हम लोग थे घूमने वाले, अगर बारिश हो तो हम सबों को बैठने का आराम से इतना जगह मिल जाएगा कि हम लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। जी हाँ, आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ चारों तरफ तो गुफा ही है। जिधर भी देखिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, सिर्फ गुफा 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 और गुफा ही है। और सारा गुफा जो है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत भव्य, बहुत आकर्षक। भले ही हमारा देश कितना भी अभी कर ले कुछ भी, लेकिन जो चीज़ें पूर्व में बन गई वो चीज़ों को बनना आज के लिए मुश्किल लगता है। असंभव तो नहीं कह सकते हैं, चाहने पर भी कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल लगता है। आज फिर ये गुफा क्यों नहीं ऐसा बना? पहाड़ों में, कंदराओं में ऐसा खोज क्यों नहीं हुआ, बना क्यों नहीं? देखिए इसमें ये छेनी हथौड़ी से ही काटा गया होगा। देखिए कितना चिकना है, स्मूथ कितना है। इसे आप स्पर्श करिएगा, हाथ अपने आप जो है ना वो फिसल जाता है। इसका पत्थर भी बहुत अलग तरह का है और हल्का हल्का बालू का अंश है इसके पत्थरों में। इसके बाद हम लोग इधर चल रहे हैं। इधर रसोई है, वहाँ लिखा हुआ था रसोई। पता नहीं क्या खाना बनता होगा ऋषि मुनियों का। लोग कहते हैं कि ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर लोग, जैन लोग जो थे वो तपस्या करते थे, या फिर बौद्ध धर्म में क्या तपस्या करते थे, यही लोग जैन धर्म या बौद्ध धर्म में, और खाना बनता था इधर। उनमें उधर रसोई लिखा हुआ है। शायद ये लोग साधु संत लोग यहाँ पर आते होंगे, खाना बनता होगा और तपस्या करते होंगे, भक्ति भाव में लीन रहते होंगे। यानी देख रहे हैं कि जितना भी आप अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये ठंडा के समय में गर्म रहता है और गर्मी के समय में ये ठंडा का एहसास होता है। देखिए ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है भी। तो इधर भाग में जो हम लोग आए हैं ये सब रसोई का है। तब हम सोचे कि चूल्हा वगैरह भी बना हुआ है क्या, फिर बाद में अंदर देखे तो बोले कि नहीं, चूल्हा तो नहीं है इसमें। फिर उसके बाद अब लौटते हैं, अब दिखाते हैं और अलग भाग है इसका, इस पहाड़ का, कि वहाँ और क्या कुछ है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप उदयगिरी, जो उड़ीसा राज्य में है। अगर आप पूरी टूर का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये सब जगह को आप अवश्य घूमिएगा। अगर ये सब जगह को आपने नहीं घुमा, नहीं देखा ना, तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। उसके बाद देखिए हम गुफा के टॉप पर चढ़े गए, जहाँ से इसके नीचे गुफा है, उसके बाद ऊपर में हम चढ़े हुए हैं। ऊपर ऐसा लगता है कि दीवार है या काट करके कुछ बनाया गया है। अब ये तो राम जाने, यहाँ तो कोई बताने वाला भी नहीं है कि पूछे उनसे जाने। हम सभी लोग तो मेरे जैसे ही हैं, लोग आए हैं, देख रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर से चढ़ने से देखिए उदयगिरी और आसपास का इलाका पूरा झकाझक चनाता है। देखिए हाथी भी बना हुआ है गुफा के। जब उधर से लौट रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक ऐसा भी गुफा है जहाँ पर हाथी वगैरह सब पत्थर का ही बना हुआ है। थोड़े बंदर भी हैं यहाँ पे, थोड़ा सावधान भी रहने की ज़रूरत है। हालांकि तो बंदर तंग तो नहीं करता है, पेड़ पर आराम से बैठा हुआ रहता है, लेकिन कुछ लोग उसे छेड़ देते हैं
तो स्वाभाविक है कि बंदर है सो आपको डिस्टर्ब करेगा ही। आइए देखिए, पेड़ पौधे भी हैं, यहाँ पर आप आराम भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गुफा में ही बैठें। पेड़ पौधे हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ताकि जो भी टूरिस्ट आएँ तो यहाँ पर आकर के घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, टहल सकते हैं और शांति से बिता सकते हैं। ये देखिए मेरा राष्ट्रीय ध्वज है जो शान से फहरा रहा है। और हम लोग अब तो निकलेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं अभी आ रहे हैं, यानी कि लोग कहते हैं कि 6 बजे तक ये खुला हुआ रहता है और लोगों का आना जाना जो है वो लगा हुआ रहता है। एनी टाइम लोग आते जाते रहते हैं। सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक ये खुला हुआ रहता है। बाद में फिर इसमें गेट है, फिर वो गेट को लग जाता है। तो दोस्तों, ये उदयगिरी गुफा आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, और ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और अब हम लोग अब लौटेंगे, कारण कि देखिए हम जो गाड़ी से गए हैं सब में टाइम बांटा हुआ है कि इतना देर में यहाँ से आप घूम के आ सकते हैं। सारे लोग उतर रहे हैं, सिर्फ हम ही अभी हैं जो ऊपर में हैं। हमें भी अब उतरना होगा, क्या कि देखिए अभी हम वहीं पर हैं जहाँ वीडियो शुरू में हमने शूट किया था, अभी वहीं हैं। और एक नीचे से इशारा कर रहे हैं कि आप लोग भी उतरिए, गाड़ी वाला हल्ला कर रहा है कि चलो चलो, इसलिए अब हम भी उतरेंगे दोस्तों। और ये गुफा आपको कैसा लग रहा है? क्या आप लोग में से कोई लोग हैं जो यहाँ आए हैं? तो कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आए हैं तो टूरी का अगर जो प्रोग्राम बना रहे हैं तो इन सारे गुफाओं को, इन सारे स्थानों को, इसको उदयगिरी बोलते हैं, अवश्य देखिएगा। हालांकि जैसे ही आप उड़ीसा पथ परिवहन निगम के बस में जाइएगा, OTDC के बस के पास, कार्यालय के पास जाइएगा, तो 2 तरह का होता है। एक होता है ये सब घुमाने वाले, और एक होता है ट्रिप होता है वहाँ पर डल झील वाले, जहाँ डल झील वगैरह घुमाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ नहीं, लोकल लोगों से मैंने पूछा तो बोला कि नहीं वहाँ नहीं, इसी को चुनिए। वो 300 रुपया में पर हेड था, और ये है 600-650 रुपया में पर हेड है। तो इसको चुनिए, ज़्यादा मज़ा है। तो बाकी इसमें मज़ा तो बहुत आया और आ भी रहा है। और चलिए अब आपको हम दिखलाएंगे इसके बाद जो सबसे ज़्यादा आकर्षक का बेहतरीन लगा हमें, वो था यहाँ का जैविक उद्यान, जिसका नाम है नंदन कानन जैविक उद्यान। तो चलिए अब चलते हैं नंदन कानन जैविक उद्यान। तो दोस्तों चलिए अब हम आ गए जैविक उद्यान, यानी कि नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। जी हाँ, और ये बहुत ही मशहूर है, किताबों में आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, जाना होगा इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंदर हम लोग आ गए हैं और हम लोग सभी ड्राइवर को ही दे दिए थे, कंडक्टर कहिए, को ही दे दिए थे पैसा। वो सारे जगह का टिकट जो था ना 300 रुपया दिए थे हम लोग, संभवतः 300 रुपया दिए थे। और 300 में 2 आदमी का था। वो सभी जगह का जो भी जहाँ भी टिकट लगता है वो सब कटवा करके पहले ही ऑलरेडी वो रखता है। हम लोगों को लाइन में लगने की नहीं रहती है, कोई टेंशन नहीं रहता है। तो देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं, बताया जा रहा है कि कैसे चलना है, कहाँ घूमना है, क्या करना है, इस सारे बातों को बता रहे हैं। हम लोग अभी नंदन कानन जैविक पार्क के अंदर आ गए हैं। ये सारे लोग अभी तो कुछ दूर पैदल चलेंगे, बाद में फिर गाड़ी से चलेंगे। बहुत सा जगह है ये लोग भी चाहते हैं कि गाड़ी से ही घूमें, ताकि जल्दी जल्दी घुमा के ला करके इन लोगों को रख दें। यहाँ इसी पार्क में, इसी जैविक नंदन कानन जैविक पार्क में ही एक बहुत बेहतरीन उड़ीसा गवर्नमेंट का कैंटीन भी है, जहाँ देखिए OTDC का रेस्टोरेंट, OTDC लिमिटेड रेस्टोरेंट, यहाँ आप जा कर के खाना वगैरह आप खा सकते हैं। 120 रुपये प्लेट है एक आदमी का। दाल भात सब्जी सलाद ये सब मिलेगा, पापड़ मिलेगा, है ना। तो ये OTDC का है रेस्टोरेंट है। जितने भी लोग बाहर से आते हैं, लोग यहाँ आकर के खाना खाते हैं और उसके बाद फिर आगे निकल जाते हैं। तो हम लोग भी खाना खा लिए, आगे निकल गए। आगे बताया जा रहा है कि अब आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे घूमना है, इन सारे बातों को बताया जा रहा है।
इस उद्यान की एक खासियत है कि सभी का अलग अलग है, सभी उद्यानों में भी होता है। और सभी पेड़ हैं, पक्षियां हैं, बंदर है, कई तरह के छोटे छोटे भी बंदर हैं, एकदम छोटा सा गिलहरी के आकार का। और सभी यहाँ पर को रखा गया है। बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो बहुत ही दुर्लभ में से हैं, उन सारे पक्षियों को भी यहाँ पर रखा गया है। आप इसमें से देख करके बता सकते हैं, नाम जानते भी होंगे इस सारे बहुत सारे पक्षियों का कि इसका क्या नाम है और क्या खाता है। और इसके बहुत सारे ट्रेनर भी हैं यहाँ मौजूद जो इसकी देख रेख करते हैं, केयर टेकर भी कह लीजिए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। या ये सब देखिए, ये बंदर है, एकदम आराम से ऐसा बैठा रहता है जैसे लगता है कि वो, ये देखिए हिरन है और खुले में चरता है ये सब। ये देखिए दो लड़ भी रहा है कि खेल रहा है, पता नहीं क्या करता है। देखिए बंदर, देखिए ये बंदर है दोस्तों। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग और उद्यान में तो अभी तक नहीं देखा है। आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा था इसके पहले कभी, इतना छोटा छोटा बंदर जो एकदम अजूबा लगता है, एकदम छोटा सा। हम लोग अब देखिए यहाँ पर 2-3 बार गाड़ी चेंज कर करके जाना पड़ रहा है घूमने के लिए। तो हम लोग की गाड़ी देखी तो देखिए उधर से भालू भी आ गया हम लोग की गाड़ी के पास में, पता नहीं कुछ कहना चाहता है। और ये देखिए हम लोग सभी अब 2 गाड़ी बदले, अब उसके बाद फिर एक और गाड़ी का व्यवस्था हुआ है यहाँ से, जहाँ हम लोगों को अंदर घुमाएगा, अंदर की तरफ। अब अंदर हम लोग घूमते हैं। देखिए यहाँ पर हिरन जो है वो एकदम खुलेआम घूम रहा है। इसके बाद अब गेट है इसका, थैंक यू विजिट अगेन, है ना। उसके बाद फिर और दूसरे जगह चलते हैं। अभी यहाँ पर और भी बहुत सारा कुछ है जिसे आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ अब बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो नंदनकानन जैविक उद्यान में आप देख सकते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ आए अब दूसरी गाड़ी से, तो देखिए यहाँ पर शेर है खुला में और ये घूम रहा है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लोग कहते हैं कि बाघ के लिए ये बहुत ही बेहतरीन जगह है। जी हाँ, बाघ के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। और यहाँ से बाघ जो है वो इंडिया के बहुत सारे पार्कों में दिया गया है। तो ये काफ़ी एक बेहतर जानकारी है कि यहाँ पर बाघ के लिए सबसे बेहतरीन जगह है और सबसे ज़्यादा बाघ जो है अपने आप को सेफ और सुरक्षित महसूस करता है इसमें। तो दोस्तों, अगर आप उड़ीसा टूर का मन बना रहे हैं तो इन सब जगहों पर आना नहीं भूलिएगा। और ये सब जगह जब आइएगा ना, तो आप जिस उद्देश्य से निकले हैं टूर के लिए, उड़ीसा को घूमने के लिए, निश्चित रूप से आपका मन जो है वो प्रसन्न हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग निकलेंगे इससे, जैविक नंदनकानन पार्क से अब निकलेंगे हम लोग और अब आपको घुमाएंगे, दिखाएंगे समुद्र की वो लहरें जिसके लिए लोग आते हैं यहाँ। और देखिए यहीं से एंट्रेंस है नंदनकानन जैविक पार्क का, जिसके लिए लोग दूर दूर से उड़ीसा घूमने आते हैं। तो चलिए हम आपको अब यहाँ से अब निकालते हैं दोस्तों। यहीं से आप टिकट कटा के, यही गेट है जहाँ से आप एंट्री मारते हैं और अंदर आप जाते हैं। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं भाई जो नंदनकानन जैविक पार्क आपने देखा है, जाना है, तो कमेंट करके बताइएगा। और जैविक नंदनकानन का पार्क का, जैविक नंदनकानन पार्क का या जूलॉजिकल पार्क का ये आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अब हम आपको लेकर के चलते हैं ये गोल्डन बीच पुरी का। जी हाँ, सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला ये स्थान है जहाँ पर लोग दिन रात जो है वो डुब्बी लगाते हैं, समुद्र की लहरों में नहाते हैं। और गोल्डन बीच इसको इसलिए कहा जाता है कि देख रहे हैं कि सूरज की किरणें जब यहाँ के रेत पर पड़ रहा है, बालू पर पड़ रहा है, तो ये गोल्डन कलर का हो जा रहा है ना। इसीलिए इसे गोल्डन बीच के नाम से जाना जाता है। गोल्डन बीच इसे लोग कहते हैं।
और यहाँ पर हमेशा भीड़ होती है। पब्लिक सबसे ज़्यादा इसी बीच पे नहाते हैं। और सबसे यहाँ इसका सबसे बड़ी विशेषता ये है यहाँ का कि आप समुद्र के अंदर बहुत दूर तक भी आप चले जाइएगा ना तो आप डूबिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ समुद्र जो है ना वो समतल है बहुत दूर तक। लोग कहते हैं कि 3 किलोमीटर तक समुद्र जो है एकदम समतल है। अब हम लोग तो गए ही नहीं हैं वहाँ, उतना इधर ही इतना लहर मारता है कि हम लोग इधर ही रह जाते हैं। बोलते हैं कि 3 किलोमीटर तक भी आप चल जाइएगा तो उतना आराम से नहीं डूबिएगा। वहाँ तक एकदम समतल मैदान है। उसके बाद धीरे धीरे जा कर के 4 या 5 किलोमीटर से जाइएगा तब जा कर के आप डूबिएगा। तो 5 किलोमीटर कौन जाएगा, लहर जाने ही नहीं देगा आम आदमी को। और दूसरी बात तो यह है कि वहाँ तक जाने के लिए प्रशासन भी अलाउ नहीं करता है। समुद्र में बहुत सारा जंगली जीव भी रहता है, लेकिन रहता नहीं होगा कारण कि पानी ही नहीं है। यही कारण है कि इसके आसपास जहाज़ नहीं चलता है पूरी तट के आसपास, क्योंकि समुद्र में ज़्यादा गहराई नहीं है, तो इसकी वजह से जहाज़ चलता नहीं है। तो दोस्तों ये गोल्डन बीच का वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके आप बताइएगा। और आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इस समुद्र में डुबकी लगाए हैं। हालांकि पानी हल्का सा मटमैला अवश्य है, लेकिन फिर भी बहुत ही बेहतरीन है, बेहतर से भी बेहतरीन है। लहरें उफान पर है, डूबने का डर नहीं है, इसलिए आनंद लेने में भी कोई कमी नहीं लोग छोड़ते हैं। जितना खुले यहाँ स्नान करते हैं समुद्र में ना, उतना खुला स्नान कहीं नहीं लोग करते हैं समुद्र में। समुद्र की लहर में नहाते हैं, यहाँ समुद्र में घूस करके नहाते हैं। यही अंतर है। पूरी में आप लहर आपको नहीं मिलेगा, आप समुद्र के में घुसिए, उसके बाद लहर का आनंद लीजिए। और बाकी जगह जाइएगा तो समुद्र का लहर का आपको वेट करना होगा, लहर में नहाइएगा और यहाँ समुद्र में घुस करके नहाइएगा। तो ये अंतर है पुरी में और दूसरी जगह में। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि एक दिन ऐसा होगा कि जगन्नाथ मंदिर जो है वो समुद्र में डूब जाएगा। कब डूबेगा भाई, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो बोलते हैं कि समुद्र में एक दिन डूब जाएगा और प्रलय हो जाएगा दुनिया में। और यहाँ आइएगा तो आप ऊँट का सवारी करना नहीं भूलिएगा। यहाँ ऊँट का सवारी बड़ी मशहूर है। एक राउंड घुमाता है, 100 रुपया लेता है एक चक्कर का, समझ गए। अब बड़े शौक से लोग इस पर घूमते हैं, फ़ोटो शूट करवाते हैं और आनंद लेते हैं इस पुरी बीच का। पुरी बीच भी इसको बोलते हैं, गोल्डन बीच भी इसको बोलते हैं। कई और भी बीच है, चंद्रभागा बीच है, बहुत सारा ऐसा बीच है। कुछ प्राइवेट बीच भी है, तो वहाँ पर जो पैसा कुछ चुका करके ही लोग जाते हैं। और बाकी तो लोग ज़्यादातर जो लोग है यहाँ मेन ये हो जाता है ना कि ठीक ही गेट के सामने है ये, है ना, तो इसलिए लोग इसी में नहाते हैं, बगल में होटल में ठहरते हैं। ज़्यादा इधर उधर दौड़ भाग करना लोग पसंद नहीं करते हैं। तो आप लोग भी जब आइए तो आप यहाँ भी आप नहा सकते हैं निःशुल्क, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। और पूरी बीच का वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके आप बताइएगा। और देखिए यहाँ आसमान देखिए कितना साफ सुथरा नज़र आ रहा है, क्योंकि समुद्र की तरफ आसमान जो है ना एकदम नीला नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई पोल्यूशन है नहीं, गाड़ी चलती नहीं है, धूल उड़ता नहीं है। तो आसमान में क्लैरिटी जो है वो तो होना ही होना है। देखिए कितना नीला, कितना सुंदर, कितना साफ नज़र आ रहा है ना। और ये लहर के पास जब बैठिएगा तो यहाँ से उठने का आपको एक ठुक मन नहीं करेगा, लगेगा कि यहाँ पर बैठे रहें और लहर का जो है आनंद है वो आप लेते रहें। तो दोस्तों पूरी टूर में ये सब ज़रूर शामिल करिएगा। और पूरी यात्रा के लिए अगर आप निकलते हैं तो लगभग 15-16 हज़ार रुपये आप रख लीजिएगा। 2 आदमी अगर हैं तो निश्चित रूप से यात्रा जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। कारण कि आने जाने, खाने, रहने, ट्रेन टिकट कटाने, अप डाउन, ये सारा कुछ करना पड़ता है, तो इतना पैसा आपको खर्च हो ही जाएगा। कितना भी कटौती करिएगा तो 1-2 हज़ार रुपये कटौती करिएगा, लेकिन इससे कम नहीं खर्च होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम अब आपसे इस समुद्र के लहर के बीच से मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। बाबा जगन्नाथ की यात्रा में जब हम आएंगे दर्शन करने तो फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। इसलिए प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ।